तो बेटा देखो, न्यूमेरिकल ऑन अल्टरनेटिंग करंट ये उसका पार्ट 2 है। इससे पहले हम देख चुके हैं, हमने आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालना सीख चुके हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालना सीख चुके हैं, और हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो भी निकालना सीख चुके हैं। ठीक है ना। तो पिछला जो आपका वीडियो था वो पूरा रेजिस्टेंस के ऊपर था, रेजिस्टिव सर्किट के ऊपर, जिसमें हमने कुछ ना कुछ वोल्टेज V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई कर रखा था। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे अदर सर्किट्स को भी, सिंगल कंपोनेंट सर्किट से तीनों। अदर कंपोनेंट सर्किट मतलब जैसे इसमें मान लो इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, ऑफ इंडक्टेंस एल, और यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है ऑफ कैपेसिटेंस सी। ठीक है ना। हमें पता है इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ही एसी करंट को अपोजिशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से इंडक्टर के अपोजिशन को एक्सएल से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, या लिखो 2 पाई एफ एल, ये फ्रीक्वेंसी है एफ। ठीक है ना। ऐसे सिमिलरली कैपेसिटर का जो अपोजिशन होता है उसको हम ओमेगा सी बोलते हैं और उसको लिखते हैं 1/एक्स सी बोलते हैं, इसको हम ओमेगा सी लिखते हैं 1/ओमेगा सी, या लिखो 1/2 पाई एफ सी। ठीक है। और दोनों के ही अक्रॉस हमने मान लो एसी सप्लाई लगा रखा है। ठीक है ना। V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा, पिछले वाले पार्ट को मैंने थोड़ा अलग रखा था, वो इसलिए क्योंकि उसमें मैंने केवल ओनली रेजिस्टिव सर्किट रख रखा था, जिसमें से अगर वोल्टेज की इक्वेशन पता है तो करंट की इक्वेशन भी निकालना बहुत आसान है। वो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है ना। जहाँ पे आई नॉट वी नॉट पे सर्किट का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई आर करके निकाला जा सकता है, आई नॉट, है ना। ठीक है, हमने ये सब रिलेशनशिप देखा था। यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, वोल्टेज की अगर आपको इक्वेशन पता है तो करंट की इक्वेशन में फेज डिफरेंट होता है। ठीक है ना। आप एज इट इज़ नहीं लिख सकते। आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ज़रूर लिखोगे, और यहाँ पे भी आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी ज़रूर लिखोगे, बट देर इज़ अ डिफरेंस। वो डिफरेंस क्या है? हमें पता है इंडक्टर के केस में करंट जो है आपका वो π/2 से लैग करता है ना, तो फेज़ में जो है यहाँ पे π/2 माइनस में लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है। अगर इसका फेज़ ओमेगा टी है तो इसका फेज़ होगा करंट का ओमेगा टी माइनस π/2। ऐसे सिमिलरली अगर वोल्टेज का फेज़ ओमेगा टी है कैपेसिटर के केस में, तो वो उसमें करंट जो है आपका लीड करता है बाय π/2। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। पीछे वोल्टेज दिया था तो हमने करंट की इक्वेशन बहुत आसानी से निकाल ली थी। यहाँ पे भी सिमिलरली इस वोल्टेज में, मैक्सिमम वोल्टेज में, अगर इस सर्किट का अपोजिशन जो कि एक्सएल है उससे डिवाइड कर दे तो हमें आई नॉट मिल जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे भी सेम काम करना पड़ेगा। ऐसे वी नॉट में एक्सी का डिवाइड करेंगे तो हमें आई नॉट मिल जाएगा। बट करंट की इक्वेशन लिखते टाइम हम यहाँ पे अपने आप से ओमेगा टी में माइनस का π/2 जोड़ेंगे, अगर वो इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहा हूँ, और ओमेगा टी में प्लस का π/2 जोड़ेंगे करंट की इक्वेशन लिखते टाइम, अगर मैं कैपेसिटिव सर्किट की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। इतनी बात समझ में आती होगी। तो अब हम चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो देखो बेटा, हमारे पास ये क्वेश्चन है, अ प्योर इंडक्टर ऑफ 25 मिली हेनरी इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। ठीक है ना। एक प्योर इंडक्टर है 25 मिली हेनरी का। सबसे पहले गिवन लिखते जाओ। तो एल की वैल्यू हमें दिया हुआ है 25 मिली हेनरी, जिसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻³ हेनरी, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है। टू अ सोर्स ऑफ 220 वोल्ट, ये दिया हुआ है वी आर एम एस। ठीक है ना। तो वी आर एम एस आपको दिया हुआ है इक्वल्स टू 220 वोल्ट। ओके। फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि एक्सएल बताइए, एक्सएल की वैल्यू क्या होगी, एंड आर एम एस करेंट इन दी सर्किट, आई आर एम एस भी बताइए क्या होगा। ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें पूछिए आपसे। इफ़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज 50 हर्ट्स, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इसने दिया हुआ है 50 हर्ट्स। ठीक है। तो हमने गिवन लिख लिया है, क्या निकालना है वो भी लिख लिया है, तो अब हमें बार बार क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अब देखो, तो सबसे पहली बात, हमें एक्सेल निकालना है। एक्सेल हमें पता है, वी नो, जो एक्सेल का फॉर्मूला होता है, ये फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ। जो एक्सेल का फॉर्मूला होता है ये होता है ओमेगा एल, या इसको और एक्सपेंड करें तो 2 पाई एफ इंटू एल, ये होता है कि नहीं। अब देखो हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है। 2 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी देखो 50 हर्ट्स है, और इंडक्टेंस की वैल्यू भी हमें दी हुई है 25 मिली हेनरी, जो कि इंटू 10⁻³ ठीक है बेटा। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको करीब करीब मिलेगा 7.85। ओके। और यूनिट क्या होगी? अरे है तो अपोजिशन ना, यूनिट होगी इसकी ओम्स। ठीक है। वही यूनिट होती है जो रेजिस्टेंस वाली है। ठीक है। तो एक्सएल रिप्रेजेंट द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कॉइल टू द फ्लो ऑफ एसी। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है जो आपका ये इंडक्टर है, यानी कि कॉइल, वो एसी करंट को अपोजिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। अगर आप कभी भी, मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ, अगर आप कभी भी इंडक्टर को फेस करते हो, यानी कि ऐसे इस तरीके से इंडक्टर बना हुआ है, ठीक है, और एसी सोर्स से कनेक्टेड है,
ठीक है ना, AC सोर्स से कनेक्टेड है, तो आप उसको एज अ इंडक्टर मत देखो, आप तुरंत उसको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस करो। अपने माइंड में कर सकते हो या असलियत में भी कर सकते हो, ठीक है। और इसका रेजिस्टेंस होगा कितना, XL के बराबर, जिसको कि आप ओमेगा एल से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और ये फिर इतना इफेक्टिव रेजिस्टेंस के बराबर काम करेगा और फिर इसी के हिसाब से ये सर्किट में करंट भी फ्लो करवाएगा, ठीक है ना। तो जब भी AC सोर्स से कनेक्टेड हो कोई भी आपका कॉयल, तो उसको आप तुरंत एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हो। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा टाइम्स एल। एम आई क्लियर? ठीक है बेटा। चलो अब आगे देखो, नेक्स्ट पार्ट इसने क्या पूछा है, नेक्स्ट पार्ट इसने पूछा है IRMS। तो IRMS के लिए हमें पता है VRMS होना चाहिए हमारे पास। सेकंड पार्ट है, देखो IRMS सिंपल वोल्टेज अपॉन अपोजिशन, तो VRMS माने वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस टाइप, तो VRMS अपॉन इसका रेजिस्टेंस कितना है, देखो हमारा XL है कि नहीं, ओमेगा एल, तो VRMS अपॉन XL। सिंगल कंपोनेंट सर्किट है, केवल यही लगा हुआ है, इसी का अपोजिशन इज द टोटल अपोजिशन, ठीक है ना बेटा। तो VRMS अपॉन XL आएगा। अच्छा VRMS देखो आपको दिया हुआ है, VRMS इज 220 वोल्ट, ठीक है ना बेटा। तो VRMS इज 220 वोल्ट। XL की वैल्यू अभी आपने निकाल रखा है 7.85, और बेटा इसको आप इसकी वैल्यू निकालोगे, ये आएगा करीब करीब 28 एम्पियर, ठीक है बेटा। ऑन एन एवरेज इट विल कम आउट एज 28 एम्पियर, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से हमने IRMS भी निकाल लिया। सिंपल था बड़ा ही, क्योंकि पीछे की अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक है ना बेटा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो बेटा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट व्हेन एन इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी इज कनेक्टेड टू एन AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। मतलब सीधी सी बात है, इस बार मैं चलो गिवन अलग से लिख लेता हूँ, डायग्राम बना के लिख लेता हूँ। तो ये मान लो आपका एक कॉइल लगा हुआ है, एक AC सोर्स से कनेक्टेड है, ठीक है ना। AC सोर्स से कनेक्टेड है, जिसका VRMS जो आपको दिया हुआ है, VRMS इक्वल्स टू व्हाट, 200 वोल्ट, ठीक है ना। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज, ओके। अच्छा, इंडक्टेंस की वैल्यू जो है 1 हेनरी दी हुई है, देखो इंडक्टेंस ऑफ 1 हेनरी। एल की वैल्यू आपको दी हुई है, और आपको तो पता है, मैंने कहा था इंडक्टर को देखते ही तुरंत रेजिस्टेंस बनाओ इसको, ठीक है ना। इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी XL, जो कि होगा ओमेगा एल, है ना, जिसको हम 2πfL लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है बेटा। तो इसने क्योंकि हमसे इंडक्टिव रिएक्टेंस अलग से नहीं पूछा है, तो एक काम करते हैं, डायरेक्ट इसने हमसे क्या पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, तो उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं, वहीं पे इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बेटा यदि आपको निकालना है I0, तो वो आप V0 के टर्म में निकाल सकते हो, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था, यदि आपको IRMS चाहिए तो VRMS में अपोजिशन का डिवाइड करोगे, और यदि आपको I मैक्सिमम चाहिए तो V मैक्सिमम में अपोजिशन का डिवाइड करके मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो I0 के लिए V0 बाई, अब सर्किट का अपोजिशन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, XL से, ठीक है ना। V0/XL करके I0 मिल जाएगा। अच्छा, V0 के लिए आपको V0 नहीं दिया हुआ है, आपको VRMS दिया हुआ है, ठीक है ना। और VRMS आपको पता है क्या, कैसे निकाल सकते हैं हम, VRMS जो है V0 में √2 का डिवाइड करके मिलता है, तो V0 जो है VRMS में √2 का मल्टीप्लाई करके मिलेगा, √2 इंटू 200 डिवाइडेड बाई XL। XL का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे, ओमेगा एल 2 इंटू पाई 3.14 इंटू 2πf, फ्रीक्वेंसी क्या है 50 हर्ट्ज, और इंटू इंडक्टेंस की वैल्यू 2πfL। एल की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, एल की वैल्यू 1 हेनरी दी हुई है, ठीक है ना। इंडक्टेंस की वैल्यू आपको सीधा सीधा 1 हेनरी दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व करो, इसको जैसे ही बेटा आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा करीब करीब 0.9 एम्पियर की वैल्यू, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा करीब करीब 0.9 एम्पियर। सो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, I0। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, जो कि जिसके लिए देखो हमें पीक वोल्टेज हम निकाल सकते हैं √2 टाइम्स VRMS करके। तो यहाँ से हमने पीक वोल्टेज कलेक्ट कर लिया, XL की वैल्यू हमने फॉर्मूला एक्सपेंड करके निकाल लिया, बस आपको मैक्सिमम करंट मिल गई 0.9 एम्पियर, और यही आपसे पूछा था। इज दैट क्लियर? अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखो बेटा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कैपेसिटर के ऊपर है, ठीक है। तो अ कैपेसिटर ऑफ 1.5 माइक्रोफेराड, ठीक है, पहले गिवन लिख लो आप। कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1.5 माइक्रोफेराड, जिसको मैं लिख सकता हूँ इंटू 10⁻⁶ फेराड, ठीक है, प्रॉपर ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, इस कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट, मतलब VRMS दिया हुआ है सोर्स का, वो कितना है 220 वोल्ट, ठीक है। एंड 50 हर्ट्ज सोर्स, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्ज, ठीक है। अब देखो, अब वो पूछ रहा है फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि XC बताइए क्या है, एंड द करंट। अच्छा, बोथ RMS और पीक वैल्यू पूछ रखा है, मतलब IRMS की वैल्यू क्या है और I0 की वैल्यू क्या है, दोनों पूछ रखा है उसने इन दी सर्किट, ठीक है। ये निकाल लेंगे तीन चीज़, ठीक है बेटा, और ये आपको गिवन है ये तीनों चीज़ें। चलो देखो, सबसे पहले उसने XC पूछ रखा है,
तो फर्स्ट पार्ट एक्सी निकालते हैं। एक्सी के लिए हमें पता है एक्सी होता है 1/ओमेगा सी, और ओमेगा को एक्सपेंड करेंगे 1/2πf/c। ये बात क्लियर है। तो वैल्यूज़ रखो बेटा, सारी चीज़ें हमें गिवन है। 2 × 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी देखो बेटा 50 हर्ट्स है, और कैपेसिटेंस की जो वैल्यू है वो है 1.5 × 10⁻⁻6। ठीक है। अब बेटा इन वैल्यूज़ को आपको सॉल्व करना है, और ये सॉल्व करके करीब करीब मैं इसका जो अंदाज़न आंसर है वो आपको लिख दे रहा हूँ। ये करीब करीब आएगा 212 ओम। ठीक है। एक्सी अगेन एक अपोजिशन है, इसकी भी यूनिट ओम होती है, तो इसकी वैल्यू आएगी 212 ओम्स। ठीक है बेटा। तो हमने एक्सी का फॉर्मूला लगाया, सारी चीज़ें गिवन थी, हमारे पास एक्सी आ गया। ठीक है। नेक्स्ट उसने हमसे पूछ रखा है बेटा IRMS। IRMS, तो IRMS के लिए आप क्या ढूंढोगे? VRMS ढूंढोगे। VRMS ढूंढोगे और उसमें सर्किट के अपोजिशन से डिवाइड करोगे। यहाँ पे सर्किट का अपोजिशन क्या है? ओनली कैपेसिटर लगा हुआ है AC सोर्स से। ठीक है ना बेटा। ऐसे ही आप कैपेसिटेंस को भी देखते ही एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दोगे, इस जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? XC के बराबर, है ना। ये हमने निकाल चुके हैं XC। ठीक है ना। तो अब देखो, अब आपको क्या चाहिए? IRMS चाहिए, इसमें से कितना IRMS करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके लिए आपको VRMS अपॉन सर्किट का अपोजिशन XC। क्लियर है। तो VRMS देखो बेटा, VRMS तो उसने हमें दिया हुआ है, ये रहा VRMS 220 वोल्ट है, 220, और XC की वैल्यू हमें पता है 212। XC की वैल्यू कितनी है हमारी? 212। ये बेटा ये आएगा करीब करीब 1.04 एम्पियर। तो IRMS आपके पास आ गया 1.04 एम्पियर। ठीक है बेटा। तो कितना आसानी से IRMS भी आ गया आपके पास, सिर्फ फॉर्मूला पता होते ही, है ना। चलो ठीक। तीसरा उसने आई नॉट पूछ रखा है। आई नॉट के लिए बेटा आप क्या ढूंढोगे? वी नॉट, है ना। आई नॉट को वी नॉट के टर्म में निकालोगे। तो थर्ड पॉइंट है आपका आई नॉट। आई नॉट कैसे आएगा? वी नॉट अपॉन सर्किट का पोजीशन जो कि XC है। ठीक है बेटा। अब वी नॉट उसने हमें डायरेक्टली दिया नहीं हुआ है, तो हमें पता है अगर VRMS तो दिया हुआ है ना, तो वी नॉट अगर निकालना है तो आप √2 टाइम्स VRMS पुट कर सकते हो कि नहीं बेटा, डिवाइडेड बाई XC। बस अब हमें VRMS तो पता ही है, तो रख दो सारी वैल्यूज़। √2 की वैल्यू 1.414 इंटू VRMS आपके पास है कितना? VRMS 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट, और XC की वैल्यू भी आपको पता है कितना? 212। ठीक है। XC की वैल्यू आपके पास है 212। ठीक है। और इसकी बेटा वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी करीब करीब 1.47 एम्पियर, 1.47 एम्पियर। तो ये आ गई आपकी आई नॉट की वैल्यू जो कि 1.47 एम्पियर। ठीक है बेटा। तो ये हमने इस बार कैपेसिटिव सर्किट में लगा के देखा। हालांकि ये सिंगल कंपोनेंट सर्किट चल रहे, यानी सर्किट में एक टाइम पे या तो कैपेसिटर लगा होगा, या तो इंडक्टर लगा होगा, या तो रेजिस्टेंस लगा होगा। इस पे क्वेश्चन हम पीछे देख चुके, फिलहाल हम इस पे देख रहे हैं। ठीक है बेटा। चलो, तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होती होगी। अगर आपको इंडक्टर दिया है तो इंडक्टिव रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, कैपेसिटर दिया है तो कैपेसिटिव रेजिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो, और सर्किट का जो मैक्सिमम करंट या RMS करंट है उनको भी आप निकाल सकते हो इन टर्म्स ऑफ VRMS एंड V नॉट। ठीक है बेटा। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो। ऑल्टरनेटिंग EMF E इक्वल्स टू 220 साइन 100 पाई टी, मतलब ये आपको वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई है, इज अप्लाइड टू अ सर्किट कंटेनिंग एन इंडक्टेंस ऑफ 1/π हेनरी। ठीक है ना। मतलब इंडक्टिव सर्किट है ये, सिंगल कंपोनेंट। राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू दी कॉइल या थ्रू दी सर्किट। तो सर्किट में इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन लिखनी है एक तो, और व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एन AC आर्मीटर इफ कनेक्टेड इन दी सर्किट। चलो ठीक है, इसको मान लेते हैं फर्स्ट पार्ट, और इसको मान लेते हैं सेकंड पार्ट। दो चीज़ें हमसे पूछिए, ठीक है, दोनों बताते हैं इसको। अब देखो, सबसे पहले हम पहले इस पर फोकस कर लेते हैं, राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू दी सर्किट। आप एक चीज़ सोचो, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? आई नॉट साइन, है ना, आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी प्लस माइनस कुछ भी जो भी है, इस टाइप का होता है कि नहीं कुछ कुछ। तो आपको देखो आई के लिए ना आई नॉट की आवश्यकता पड़ती है ना, आई नॉट लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये जो आई नॉट वगैरह है पहले उनको निकाल लेते हैं। ठीक है बेटा। क्योंकि आई नॉट के लिए आपको वी नॉट चाहिए, और वी नॉट में बेटा अपोजिशन का डिवाइड पड़ता है, तब जाके आई नॉट आता है। तो आप समझ पा रहे हो मेरी बात? यहाँ पे आपको देखो इंडक्टेंस की वैल्यू दी हुई है 1/π हेनरी। हालांकि आपको एक्सेल नहीं पता है ना, तो एक्सेल पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हम उसको यहाँ से VRMS के हेल्प से वी नॉट पता कर लेंगे, और वी नॉट में एक्सेल का डिवाइड करके फिर आपको आई नॉट मिलेगा। तो पहले एक काम करते हैं कि आई नॉट के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं, देन उसके बाद तो हमारे लिए काफ़ी आसान होगा इक्वेशन ऑफ AC करंट लिखना। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, है ना। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे
मैक्सिमम करंट चाहिए सबसे पहले, है ना। तो मैक्सिमम करंट मुझे पता है आई नॉट कैन बी फाउंड एज डिवाइड बाई वी नॉट अपॉन वट एक्सएल, वी नॉट अपॉन एक्सएल। तो वी नॉट की वैल्यू देखो यहाँ पे v इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इस पैटर्न में होता है वोल्टेज, तो ये वी नॉट है हमारे पास। तो वी नॉट की वैल्यू 220 अपॉन एक्सएल, एक्सएल का फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे ओमेगा एल, और ओमेगा को लिखा जा सकता है 2 पाई 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी टाइम्स एल। फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है बेटा सर्किट में, फ्रीक्वेंसी देखो कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो हम 50 हर्ट्स मान के चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मली हमारे घरों में जो एसी सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्स पे ही आती है, ठीक है ना। तो उसने हमें फ्रीक्वेंसी मेंशन नहीं किया, तो हम अपने आप से फ्रीक्वेंसी मान लेंगे। ऐसे ही मान लो इन केस अगर वो हमें वोल्टेज का पीक वैल्यू मेंशन नहीं करता तो वो भी हम मान लेते, ठीक है बेटा। आगे देखो, तो 2 इंटू 3.14 इंटू एक्सएल के लिए हम क्या रखेंगे, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स रखेंगे, और अदरवाइज आपको जनरली क्वेश्चन में वो फ्रीक्वेंसी देगा, इस वाले में नहीं है फिलहाल। 50 इंटू एल, एल की वैल्यू क्या है बेटा 1 अपॉन पाई, ठीक है। अच्छा, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है, अगर मुझे पहले पता होता मैं पाई की वैल्यू नहीं रखता। तो 1 अपॉन पाई हेनरी, ये है इसकी वैल्यू। तो देखो यहाँ से पाई वैसे ही कटा, ठीक है। 2 इंटू 50 100 बन गया, 100 से ये दो पीछे डेसिमल लग गया, तो आई नॉट की वैल्यू आ गई 2.2, 2.2। चलो भला आदमी था जिसने ऐसी वैल्यू दे दी हमें। तो आई नॉट की वैल्यू आपके पास आ गई 2.2, ठीक है। अब देखो हमें आई नॉट की वैल्यू पता है ना, तो अब आराम से करंट की इक्वेशन लिख सकते हैं। नाउ सबसे पहले मैं एक लाइन ऐड कर देना चाहता हूं, हमें पता है नाउ इन इंडक्टिव सर्किट द करंट लैग्स बाय अ फेज ऑफ पाई बाई 2, हमें पता है पाई बाई 2 पीछे रहता है वोल्टेज से। तो देयरफॉर अगर वोल्टेज की इक्वेशन ये है ओमेगा टी टाइम्स, तो करंट की इक्वेशन क्या होगी, जो भी फेज है उसमें माइनस का पाई बाई 2 करना पड़ेगा। तो आई विल बी इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, जो कि यही यहाँ से कॉपी कर लो, पूरा का पूरा एंगल कॉपी करो, 100 पाई इंटू टी, 100 पाई इंटू टी, बस उसमें से अपने आप माइनस का पाई बाई 2 हम कर देंगे, ठीक है ना। तो ये बन गई करंट की इक्वेशन। आई नॉट की वैल्यू में पता ही है, तो आई इक्वल्स टू 2.2 इंटू साइन 100 पाई इंटू टी माइनस पाई बाई 2। तो ये आ गई हमारे पास करंट की इंस्टेंटेनियस इक्वेशन, ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट सर्किट के अंदर। तो उसकी हमने फाइनल वैल्यू निकाल ली, ठीक है। आई इक्वल्स टू 2.2 साइन 100 पाई टी माइनस पाई बाय 2। इतनी बात क्लियर होती होगी बेटा, बहुत बहुत ईजी था ये यहाँ तक तो, ठीक है ना। बस हमें इंडक्टिव सर्किट हो या कैपेसिटिव सर्किट हो, वहाँ पे हमें ये चीज़ सोच के चलना पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो इंडक्टर में करंट जो है पाई बाई 2 से लैग करता है, तो फेज पहले तो पूरा वोल्टेज से कॉपी कर लो, ठीक है, और फिर अपने आप माइनस का पाई बाई 2 आप उसमें ऐड कर दो, ठीक है ना, क्योंकि पाई बाई 2 पीछे रहता है वो, ठीक है। बहुत बढ़िया, हमने करंट की इक्वेशन भी देख ली। नेक्स्ट देखो बेटा वो क्या पूछ रहा था, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ एन एसी एमीटर इफ कनेक्टेड इन दी सर्किट। तो बेटा ये तो बहुत सिंपल है, एसी एमीटर क्या वैल्यू रीड करेगा, एसी एमीटर जो होता है वो आरएमएस वैल्यू को रीड करता है, ठीक है ना। ऐसे एसी वोल्ट मीटर होगा तो वो वी आर एम एस को रीड करेगा, एसी आम मीटर है तो वो आई आर एम एस को रीड करेगा। तो ये सिंपल है, ये क्या रीड करेगा, आई आर एम एस को, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि व्हाट विल बी द रीडिंग, तो आई आर एम एस कैलकुलेट कर लो, वही इसकी रीडिंग के बराबर होगा। तो देखो ये तो पहला पॉइंट था। अब देखो दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में हमें और कुछ नहीं है, आई आर एम एस निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। आई आर एम एस, और आई आर एम एस निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे बेटा आई आर एम एस को, हम अभी निकालने को तो वी आर एम एस से भी निकाल सकते हैं, वी आर एम एस अपॉन एक्सेल वगैरह करके, ठीक है ना। लेकिन बेटा मैं बस इसी केस में आपको ये बोल रहा हूँ, आप गौर करो, मैंने आई नॉट ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, यानी कि हम पे आई नॉट की वैल्यू पता है ना। तो जब आई नॉट पता है तो ईजी वे में ही निकाल लेते हैं, हमें पता है आई नॉट अपॉन रूट 2 के भी तो बराबर होता है आई आर एम एस, ठीक है ना। अब आई नॉट पता है तो क्यों वी आर एम एस वाला कैलकुलेशन करोगे। तो आई नॉट सिंपल है हमारे पास 2.2 डिवाइडेड बाई 1.414, ठीक है ना। ये आ जाएगा बेटा वैल्यू सॉल्व करके करीब करीब 1.56 एम्पियर, ठीक है। दिस विल कम आउट टू बी 1.56 एम्पियर, समझ में आ गया। बाकी आप इसको चाहो तो वी आर एम एस अपॉन एक्सेल से भी कर सकते हो। ओके बेटा, अभी आई नॉट पता था इसलिए मैंने इस फॉर्मूले से कर लिया। चलो आई होप बेटा इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना। तो एक बात ध्यान रखना बेटा, ये जो ए सी आम मीटर होता है वो आई आर एम एस को रीड करता है, और ऐसे ही बेटा ए सी जो वोल्ट मीटर होता है वो वी आर एम एस को रीड करता है। ये सब चीज़ें आर एम एस वैल्यूज़ को रीड करती है, ठीक है ना बेटा। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अ कैपेसिटर ऑफ 1 माइक्रोफेराड इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ इतना, ठीक है ना। वोल्टेज की इक्वेशन आपको गिवन है, राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट थ्रू दी सर्किट एंड गिव रीडिंग ऑफ द एसी आमीटर कनेक्टेड इन दिस सर्किट। देखो बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह सिमिलर है, वो इंडक्टर पे बेस्ड था, ये कैपेसिटर पे बेस्ड है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है ना। इसमें इसको भी हम मान सकते हैं कि दो पार्ट में पूछा गया है, एक तो इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा है रीडिंग ऑफ एसी आमीटर कनेक्टेड टू दी सर्किट। आपको पता है कैसे करना है, ठीक है ना। तो सिमिलर है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। देखो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू है 1 माइक्रोफेराड, यानी कि 10⁻⁻6, 1 इंटू 10⁻⁻6 एक ही बात है, फेराड, ठीक है ना। अच्छा, एसी सोर्स ऑफ इतना, ठीक है ना। अब देखो एसी का हमें वोल्टेज की इक्वेशन पता है, तो ऑब्वियस ही बात है, एक तरीके से हमें वी नॉट पता है, मतलब एम्पलीट्यूड, वोल्टेज का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू भी पता है, और हमें देखो ओमेगा की वैल्यू यानी कि 2 पाई एफ की वैल्यू भी पता है ना, 2 पाई एफ की वैल्यू 100 पाई के बराबर है, ठीक है ना। इससे कंपेयर करके हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, हालांकि उसने हमें फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हुआ है, ठीक है बेटा। चलो एनीवेज वो देख लेंगे। अब देखो राइट एन इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस करंट, क्योंकि बेटा एक कैपेसिटर है, तो ये बात तो क्लियर होती होगी कि इंस्टेंटेनियस करंट की जो इक्वेशन होगी, देखो मैं लिख देता हूँ, इंस्टेंटेनियस करंट की जो इक्वेशन होगी वो आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि ये पूरा एंगल कॉपी करो बेटा यहाँ से, ठीक है। 100 पाई इंटू टी, ये तो होगा ही होगा, लेकिन आपको इसमें प्लस का पाई/2 अपने आप से ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट में बेटा करंट क्या करता है, पाई/2 से लीड करता है, ठीक है ना। हमें ये बात पता है, कैपेसिटिव सर्किट में करंट जो होता है पाई/2 से लीड करता है, तो अपने आप हमें ये जो प्लस का पाई/2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो ठीक, तो इस हिसाब से ये किसकी इक्वेशन हो गई, ये करंट की इक्वेशन हो गई इन कैपेसिटिव सर्किट, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। अब देखो कुछ चीज़ें कंपेयर करो, आई नॉट की वैल्यू चाहिए, वो ऑब्वियस सी बात है वी नॉट अपॉन एक्स एक्स सी करके मिलेगा। इसमें तो जो अपोजिशन है, एक कैपेसिटर कनेक्टेड है एसी सोर्स से, और मैंने आपको बताया था कैपेसिटर दिखे तो उसको एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो जिसकी वैल्यू है एक्स सी, है ना, एक्स सी को निकालना में आता है। एनीवेज देखो इसने कहीं पे भी एक्स सी की वैल्यू अलग से नहीं पूछा है ना, इसने एक्स सी की वैल्यू अलग से नहीं पूछा हुआ है, तो इसलिए एक काम करते हैं हम इसी इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी आपकी वी नॉट, वी नॉट देखो हमारे पास है 250, या पहले लिख देता हूँ, लो वी नॉट अपॉन एक्स सी के बराबर होगा, है ना, साइन 100 पाई टी प्लस पाई/2। इतनी बात समझ में आती होगी। अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, तो वी नॉट आपको पता है, देखो वोल्टेज की इक्वेशन से वी नॉट क्या देख लो 250 है, तो दिस इज 250, और एक्स सी बेटा 1/ओमेगा सी होता है ना, अपॉन में 1/ओमेगा सी खोलेंगे तो ऊपर ही प्रोडक्ट में आ जाएगा, और ओमेगा सी की वैल्यू देखो आप खुद देख सकते हो, ओमेगा की वैल्यू क्या होगी बेटा, यहाँ पे यहाँ से कॉपी कर लो, ये देखो ये ओमेगा टी होता है ना, साइन ओमेगा टी, इसका मतलब टी के अलावा जो भी है वो ओमेगा की वैल्यू है, तो ओमेगा जो है 100 पाई के बराबर है इस समय, ओमेगा सी, कैपेसिटेंस की वैल्यू देखो 1 माइक्रोफेराड 10⁻⁻6। ओके बेटा, तो ये पूरी वैल्यू जो है ये आपके आई नॉट की वैल्यू हो गई, मैंने इसी इक्वेशन में रख दिया, क्योंकि उसने आई नॉट अलग से तो नहीं पूछा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो साइन 100 पाई टी प्लस पाई/2, इतनी बात क्लियर होती है। अब बस इसको सॉल्व करके लिख देना है हमें। बेटा देखो इसकी वैल्यू यदि हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आती है फाइनल वैल्यू, वो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू आएगी करीब करीब 0.0786। अब ये कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, तो उन सब की वैल्यू एक साथ कंबाइन करके ये सॉल्व करके, ये मैंने माइक्रो का फैक्टर भी इंक्लूड कर रखा है, सारी वैल्यू को सॉल्व करके आ रहा है 0.0786, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास बचा था साइन 100 पाई टी प्लस पाई/2, ये एज इट इज़ रखो आप, ठीक है ना। ओके, तो ये मिल गया आपको इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन। दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट इन अ कैपेसिटिव सर्किट। क्लियर है बेटा, बस कुछ नहीं है, आई नॉट की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली, वो इतना आ गया। इसको चाहो तो आप अलग भी सॉल्व कर सकते थे, है ना, आपको पता था कि आई नॉट की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, आप चाहो तो आई नॉट की कैलकुलेशन अलग कर सकते हो, और वहाँ से जो वैल्यू आती है उसको आप डायरेक्ट पुट कर देते हैं। यहाँ पे बात एक ही है, क्योंकि उसने अलग से नहीं पूछ रखा था, इसीलिए मैंने यहीं पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करके एक ही इक्वेशन में सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके फाइनल वैल्यू अचीव कर ली, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़ते बेटा, देखो आगे उसने क्या पूछ रखा है, रीडिंग ऑफ एसी आमीटर कनेक्टेड टू दी सर्किट। आपको पता है एसी आमीटर क्या रीड करेगा, आई आर एम एस की वैल्यू, है ना, आमीटर है ना, करंट रीड करता है, तो ये आई आर एम एस की वैल्यू रीड करेगा। तो सिंपल है, सेकेंड पार्ट का आंसर जो है दी एसी आमीटर, दी एसी आमीटर will read will read IRMS,
हैंस आई आर एम एस जो है वो किससे आएगा, आई आर एम एस इज इक्वल्स टू, अब देखो बेटा अगेन इसको हम वी आर एम एस से निकाल तो सकते हैं, बट स्टिल देखो जब आपके पास आई नॉट ऑलरेडी गिवन है तो वही से निकाल लो। तो आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन रूट टू करके मिल जाएगा। आई नॉट की वैल्यू 0.0786 डिवाइडेड बाई रूट टू 1.414, ठीक है ना बेटा। इस वैल्यू को यदि आप सॉल्व करोगे, और आपको मैंने वैसे भी बता दिया था 1/√2 अगर कहीं पे भी दिखे तो 1.414 को ऐसे सॉल्व मत करो, आप चाहो तो 1/√2 की वैल्यू 0.707 से सब्सटीट्यूट कर सकते हो, और इनटू जो ये मल्टीप्लाई में है 0.786। अब इसको मल्टीप्लाई करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू दिस डिवीजन, है ना। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके बेटा जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी करीब करीब 0.06 एम्पियर। ठीक है, सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ आई आर एम एस। इतनी बात क्लियर होती है बेटा। तो आई होप अब सिंगल कंपोनेंट वाले जो सर्किट्स होते हैं, चाहे वो रेजिस्टिव सर्किट हो प्योर, या प्योर इंडक्टिव सर्किट हो, या प्योर कैपेसिटिव सर्किट हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, है ना। आर एम एस से मैक्सिमम वैल्यू तक और मैक्सिमम वैल्यू से आर एम एस वैल्यू तक पहुंचना आपको आता होगा, सिर्फ एक रूट टू का फैक्टर है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपको आई आर एम एस चाहिए और वोल्टेज वी आर एम एस दिया हुआ है तो वो वी आर एम एस में अपोजिशन का डिवाइड करके मिल जाएगा, और आपको मैक्सिमम करंट चाहिए तो वो मैक्सिमम वोल्टेज में अपोजिशन का डिवाइड करके मिल जाएगा, है ना। ठीक है, और बाकी आप जब भी करंट की इक्वेशन लिखोगे, यदि वो इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट है तो आपको अपने आप से, अपने नॉलेज से π/2 प्लस या माइनस करना पड़ेगा, डिपेंडिंग अपॉन इसमें करंट लीड करता है या लैग करता है। एम आई क्लियर? अगर वो प्योर रेजिस्टिव सर्किट था तो कोई चिंता नहीं है, करंट की इक्वेशन सेम फेज में आती है। इतनी बात क्लियर होती होगी, है ना बेटा। ठीक है, ये थे हमारे सारे सिंगल कंपोनेंट सर्किट के ऊपर न्यूमेरिकल्स। ठीक है बेटा।